हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि हमको क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है। हम ये भी बात करेंगे कि ज़्यादातर लोग क्या स्टेप्स लेते हैं इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, और हम म्यूचुअल फंड को किस तरीके से यूज़ करके ये सारे स्टेप्स को आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखोगे लोगों के फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल गोल्स को अगर मैं देखूं सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो पहले मैं देखता हूं कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, तो जैसे ज़्यादातर लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे आर लाइक आप जैसे लेट 20s या फिर अर्ली 30s हम उसमें रहते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर मी, जैसे कि हम उसमें आगे जाएंगे तो पहले जैसे शादी की बात होती है, फिर मैं देखूंगा उसके आगे जो किड्स एजुकेशन है उनके लिए हम देखते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे घर लेना है, कुछ गाड़ियाँ लेनी है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी। फिर मैं देखूंगा कि रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, एक एवरेज जो यंग जनरेशन है उनको क्या चाहिए, हम उसके हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जैसे कि अगर कोई यंग जनरेशन, तो पहले हम देखेंगे कि मुझे अगर शादी के लिए कुछ खर्चे चाहिए। ठीक है, फॉर मैरिज। ठीक है, फिर मैं आगे क्या देखूंगा, जब शादी वादी हो जाता है तो हम देखेंगे हाउस, घर वर के लिए देखते हैं। ठीक है, हम ये भी देखते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट। अभी ये तो हो गया कि जो यंग जनरेशन है। अब मान लीजिए जिनका ऑलरेडी हो चुका है, शादी वगैरह हो चुकी है, तो वो जो ऑलरेडी जो आगे हैं तो वो क्या देखेंगे कि मुझे घर चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए देखेंगे वो लोग। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए देखेंगे। फिर उनके शादी के लिए भी देखेंगे। ठीक है, किड्स मैरिज, शादी के लिए देखेंगे, और फिर अपने रिटायरमेंट के लिए देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर किसी का अलग अलग फाइनेंशियल गोल होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो लाइफ के कौन से स्टेज पर है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। फिर इसमें कुछ लोग और भी चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लाइक फॉर, ये मैं कहूँगा कि ये यंगर जनरेशन के लिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये थोड़े आगे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। फिर हम इसमें और भी चीज़ें अगर ऐड करनी है तो ये होता है वेकेशन। वेकेशन ऐड करते हैं। फिर किसी को कुछ लग्जरी चाहिए होती है। ठीक है, लग्जरी चाहिए होती है, कार हो गया, फिर आप अपैरल्स हो गए, वो सारी बातें होती हैं इसमें। तो अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि मुझको क्या क्या करना है। ठीक है, अभी ये सारे जो गोल्स होते हैं इनको अचीव करने के लिए लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं वो भी हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो जैसे है कि शादी है, ठीक है, ऑन एन एवरेज उनको कितना खर्चा करना है, 20 लाख खर्चा करना है वो देखते हैं, या 10 लाख खर्चा करना है उसके हिसाब से देखते हैं। घर कितने का लेना है। ठीक है, मुंबई जैसे शहर में तो आपका 1 करोड़ के ऊपर आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कॉर्पस, तो वो हम देखते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन में भी देखोगे तो ईजिली आपका हायर एजुकेशन में 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। फिर हम रिटायरमेंट देखते हैं कि मुझे एक रिटायरमेंट कितना चाहिए, 1 CR चाहिए, कितना मुझे एक रिटायरमेंट के हिसाब से अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग स्टेज पे पैसे चाहिए होते हैं, तो इसके मुताबिक हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैं कितना सेविंग्स करूंगा, कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, सिमिलरली बीच में मुझे वैकेशंस भी चाहिए। ठीक है, कभी मतलब साल में अगर मुझे वैकेशन चाहिए कि किसी अच्छी जगह पे जाना है या किसी एक्जॉटिक जगह पे जाना है, तो उसके हिसाब से मुझे पैसे चाहिए, लग्जरी चाहिए। ठीक है, और दोनों ही सस्ते नहीं होते, आप देखोगे उसमें भी काफ़ी पैसा लगता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि ये जो लेटर स्टेज वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कि घर चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए,
फिर मुझे ये भी चाहिए कि उनके शादी के लिए, फिर अपने रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। सबको इस तरीके से सोचना पड़ता है कि मैं किस तरीके से ये सब अचीव करूं, ठीक है। अभी स्टेप्स क्या क्या लेते हैं हम उस पर देखते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें सेविंग्स करनी है, कॉमन थिंग है, ठीक है, सेविंग्स करते हैं। तो इनके पास दो ही चीज है, सेविंग्स करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, ठीक है, तो लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो देखिए। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे एफडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर हम देखेंगे बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स, और आप देखोगे कोई आपको कोई स्कीम आ गए, LICs आ गए, ठीक है, इंश्योरेंस आ गया, वो सारी चीज वो लोग देखते हैं, ठीक है, कि फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, LIC की जैसे एंडोमेंट पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज होती है, तो वो सारे पॉलिसीज वो लोग देखते हैं, ठीक है, और जो कि गलत नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज इसमें गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका जो फाइनेंशियल गोल्स है उसके हिसाब से अगर आप इन सभी में करते तो क्या वो अचीव हो रहा है या उसका कितना % अचीव हो रहा है, ये भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो लोग देखते हैं। तीसरा उसमें क्या करते हैं कि कहीं किसी और जगह जैसे स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट भी वो लोग करते हैं, या फिर आप देखोगे स्टॉक्स में करना है तो रियल स्टेट, ठीक है, और दोनों में आप देखोगे रिटर्न, ठीक है, उसमें भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनको रिटर्न मिलता है। अभी इसमें ये जो सारी चीजें हैं इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सेविंग्स तो ठीक है आपका मंथ ऑन मंथ हो रहा है, इसमें आपको लार्ज कॉर्पस चाहिए होता है, ठीक है, लार्ज मतलब आप देखो कि फंड्स आपको ज्यादा चाहिए होता है, बिगर फंड्स, मैं कहूंगा कि बिगर फंड्स, बहुत ज्यादा आपको पैसा चाहिए होता है, तभी जाके आपको उतना अच्छा रिटर्न उसमें से मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, तो ये सारे हम स्टेप्स लेते हैं कि ये सब हम कर सकें, तो ये तो पहले ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। अभी इसमें लोगों को दिक्कतें क्या फेस करनी पड़ती है, सेविंग्स, FD ये सब तो करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं वो देखिए। सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें होता है कि उनको खुद को एनालाइज करना पड़ता है, खुद को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है, रिसर्च करना पड़ता है उनको, ठीक है, और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और हम ये भी देखेंगे कि कई बार जैसे रियल एस्टेट के चक्कर में या फिर किसी कोई बोगस उनको स्कीम कोई पकड़ा देता है, ठीक है, बहुत सारे हमने देखे होंगे कि ये सारे फंड्स है यहाँ पर जाओ, ठीक है, हमने कई सारे स्कैम्स देखे होंगे, लोग उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, लोग सोचते हैं कि मैं उसमें एंटर करता हूं और मुझे काफी अच्छा मिल सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सबका एक ही सोल्यूशन आपको बताऊं, ठीक है, और सोल्यूशन ऐसा हो कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है, जो कि इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उसको गवर्न करती है, ऑलराइट, वो उसको गवर्न करती है, तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, आउटसोर्स कर रहा हूं, आउटसोर्स कर रहा हूं, मतलब कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, जो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं वो मैं डायरेक्टली मैं करता हूं म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, वो मैं करता हूं म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। सो यहां पर म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्टली देना मतलब आउटसोर्स कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो जो सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि आपको टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, प्लस हमें उसको एनालाइज करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, ये सारी जो प्रॉब्लम फेस करते हो ये आप एक्सपर्ट को दे दो, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स हाउस है, ठीक है। तो इसमें अभी आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स हाउस है, आपका पैसा भी कम लगेगा, ऊपर से सेबी के गाइडलाइंस को ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, सेबी के गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो रेगुलेटरी बॉडी है ये इनको अच्छे से गवर्न करती है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी जो है ये इनको अच्छे से गवर्न करती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कोई हम देखेंगे कि कोई स्कैम नहीं हो सकता है, ऑलराइट। तो रेगुलेटरी बॉडी का जो रूल्स है ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। रीजन एक इसमें यह भी होता है
कि आप देखोगे जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स आपको 12 to 15% का कई जगह आपको ऑन एन एवरेज आपको देते हैं, ठीक है। मार्केट का जो रिटर्न्स है 12 to 15% आपको रिटर्न मिलता है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इस बेसिस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को आप स्टार्ट कर सकते हो कि मंथली मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा ताकि इतने रिटर्न के हिसाब से मेरा जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव हो सकेगा, ठीक है, वो अचीव हो सकेगा। तो आपको ये आपको डिसाइड करना होता है। अभी इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है कि ये कैलकुलेशंस करके, ठीक है, जैसे कि उसमें कैलकुलेट करके जो भी आपके एडवाइजर हैं वो आपको कैलकुलेट करके इसमें बताएंगे कि अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हो तो आपके जो भी 3, 4, 5 या जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो कैसे अचीव हो सकेंगे वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, अभी आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स अच्छा क्यों है, पहले हम वो भी देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, पहला कि आपका जो फंड है वो एक्सपर्ट्स के हाथ में, ठीक है, एक्सपर्ट्स। तो आप देखोगे कि उसमें एक्सपर्ट्स में आपको सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके लिए क्या क्या करेंगे, ये आपके लिए रिसर्च करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे प्लस इसको डाइवर्सिफाई भी करेंगे, ठीक है। मतलब टोटली जो अपना फंड्स है वो दूसरे के हाथों में दे रहे हो तो आप उनके हाथों में दे रहे हो जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। जितने भी आप देखोगे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है म्यूचुअल फंड, वहां पे एसेट को मैनेज किया जाता है, मतलब जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके उसमें बाइंग सेलिंग होती है तो आपका जो फंड है उसको उसमें मैनेज किया जाता है, ऑलराइट। तो उसमें जो भी मैनेज करते हैं वो सारे प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं एंड उनको पता होता है कि मार्केट किस तरीके से चलता है, उनको सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में मालूम पड़ता है, सारे उनके आप देखोगे कि उनको रिटर्न्स के बारे में मालूम पड़ता है, उनको रिस्क के बारे में मालूम पड़ता है, वो रिस्क भी अच्छे से मैनेज करते हैं। तो आपके लिए सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखोगे वो थॉरो रिसर्च करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी एसेट वो परचेज करते हैं वो बगैर रिसर्च के नहीं करते हैं, उनको थॉरोली रिसर्च करना पड़ता है कि ये जो एसेट है ये चल सकता है, ठीक है, ये ऊपर जा सकता है तो इसके मुताबिक मैं करूंगा, ये नीचे जा सकता है तो इसके मुताबिक मुझे एग्जिट करना चाहिए, मुझे दूसरा कुछ बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट आप देखोगे टोटली रिसर्च के हिसाब से होता है, ठीक है। अभी जब मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो आपका जो भी फंड है वो सिर्फ आप देखोगे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं रहता है, ठीक है। अगर मैं स्टॉक की भी बात करूं तो आप देखोगे अलग अलग स्टॉक्स रहते हैं। अभी पहला तो ये है कि इक्विटीज तो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, इक्विटीज है, लेकिन डेब्ट्स भी होते हैं, ठीक है, डेब्ट्स भी होते हैं, उसमें भी आपका जाएगा, एफडीज जो होते हैं उसमें जाएगा आपका, ठीक है। तो धीरे धीरे कुछ फंड्स होता है, फंड्स का कुछ हिस्सा अलग अलग आप देखोगे एसेट में होता है। तो यहाँ पे इक्विटीज में होगा, डेब्ट्स में होगा, एफडीज में होगा। अभी जब इक्विटीज की जब मैं बात करूं तो क्या इक्विटीज में वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अलग अलग आप देखोगे सेक्टर होता है, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, सीमेंट सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर्स हैं, ऑलराइट, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, फिर एफएमसीजीज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं, आप देख सकते हो, फार्मा, सीमेंट, ठीक है, और एनर्जी, आईटी, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, इन सेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि प्रोबेबली कौन सा सेक्टर रन कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको रिसर्च करते हैं, उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ताकि जो भी फंड्स आपने दिया है वो फंड्स में उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है। तो उसके मुताबिक इसमें रिसर्च होता है, ऑलराइट। अभी तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से वहां पर एक्सपर्ट आप मैनेज करते हैं। दूसरा आप ये देखोगे, ठीक है, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको लार्ज कॉर्पस चाहिए होता है, बिल्कुल नहीं। लार्ज फंड्स आपको चाहिए नहीं, ठीक है, आप स्मॉल फंड से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, यानी कि एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एसआईपी कर सकते हो।
कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे करके अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव हो सकता है। ठीक है, अगर ये आप देखोगे 10 to 50,000 या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, अगर आप उसको सेविंग्स में रखते हो तो आपको नियरली अबाउट 4% रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और यही चीज आप देखोगे अगर वो म्यूचुअल फंड में आप एंटर करते हो तो आपका जो रिटर्न है वो आपका 12 to 15% हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो भी आप इसमें म्यूचुअल फंड ले रहे हो, ठीक है, वो कौन सा ले रहे हो। ठीक है, और उसमें आप देखोगे कि एसेट मतलब कौन से एसेट परचेज कर रहे हैं। ज्यादातर आप देखोगे जैसे लार्ज कैप फंड्स होते हैं। ठीक है, लार्ज कैप फंड्स में आपको ऑन एन एवरेज इतना % रिटर्न दे देते हैं। अब यहीं पर अगर आप मिड कैप फंड्स में जा रहे हो, ठीक है, अब मिड कैप जो स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, वो वोलेटाइल होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको रिटर्न्स थोड़ा अच्छे मिलते हैं। वहां पर आप देखोगे कि कई जो मिड कैप फंड्स है वो 15 to 18% देते हैं, कुछ 20% भी देते हैं। ठीक है, कि लास्ट 3 ईयर से 20% रिटर्न आया हुआ है, हालांकि वो रिस्की होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। मतलब मान लीजिए कि अगर आप 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30,000 में आप 2-4 हज़ार का रिस्क उसमें ले सकते हो कि चलिए मिड कैप वाले में डाल दीजिए, ताकि उसमें अगर मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आपके और भी कुछ अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे तो वो भी उससे अचीव हो सकते हैं, बट हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो पहले मुझे ये देखना चाहिए कि एक सस्टेनेबल रिटर्न मुझे कहाँ से मिले, कंसिस्टेंट रिटर्न, तो आपको यहाँ से आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिल जाएगा। तो हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपना जो भी टाइम कंज्यूम होता है, हम जो भी हमें परेशानी फेस करनी पड़ती है, वो कैसे सॉल्व हो सकता है और कैसे हमारा फाइनेंशियल गोल अचीव हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर सेशन, और हमने जाना कि किस तरीके से वो अपना रोल अदा करते हैं। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।